कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, एक बार रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा था? सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी? रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस में हमने क्या पढ़ा था बताओ? सबसे पहले पहले तो पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है ये बताओ? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, ये सारे बॉडी कॉर्पोरेट, ये सारी चीजें क्या हो जाती है तुम्हारी पर्सन की डेफिनेशन में आ जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि रेसिडेंशियल स्टेटस अलग अलग लोगों को अलग अलग हिसाब से देखते हैं। पहले हमने कल इंडिविजुअल और HUF निपटा दिया था। इंडिविजुअल एफडीए में पहले हमने इंडिविजुअल का पढ़ा, रेसिडेंट पढ़ना है तो इंडिविजुअल को अगर रेसिडेंट बनाना है तो दो चीजें देखेंगे। पहली कंडीशन में से दो में से कोई भी एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली दो कंडीशन में क्या थी? पहली कंडीशन प्रीवियस ईयर में 182 डेज अगर आप रह लिए हो तो चल जाएगा, ठीक है क्या? दूसरी कंडीशन क्या थी? प्रीवियस ईयर में 60 डेज और 4 साल मिला के 365 डेज। अच्छा, दोनों के बीच में और है कि एंड है? और है। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल अगर आप करते हो तो आप क्या बन जाते हो? रेसिडेंट बन जाते हो। यहां तक क्लियरिटी है? इसके बाद या तो आप बनोगे रेसिडेंट ऑर्डिनरी या तो आप बनोगे रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी। एक बार रेसिडेंट बन गए तो दो एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। कौन सी दो एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे? 10 साल में दो प्रीवियस ईयर और 7 साल में 730 दिन। यहाँ पे एंड है, दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तब आप ROR बनोगे, वरना आप NOR बनोगे। यहां तक सबको क्लैरिटी आ गई? ठीक है क्या? फिर हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेप्शन ऑफ द बेसिक कंडीशन फॉलोइंग। कुछ केसेस में क्या बोला था कि पहली कंडीशन ही देखी जाएगी, सेकंड कंडीशन को क्या कर दिया जाएगा? इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस तो सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन देखी जाएगी, सेकंड कंडीशन को चेक नहीं किया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? या फिर आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, अच्छा क्रू ऑफ शिप मेंबर हो तो भी आप जा रहे हो तो क्या देखा जाएगा? नीचे वाली कंडीशन नहीं देखी जाएगी क्रू में। और फिर दूसरा क्या है? आप अगर इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो, बाहर रहते हो और इंडिया विजिट किए हो और इंडिया से आपकी इनकम 15 लाख से कम है या ज्यादा है, दोनों केसेस थे। अगर आपकी इनकम क्या है? 15 लाख से कम है तो सिर्फ ऊपर वाली कंडीशन देखेगी 182 डेज वाली, और 15 लाख से ज्यादा है तो दोनों कंडीशन देखेंगे, लेकिन सेकेंड कंडीशन में 60 डेज की जगह क्या आ जाएगा? 120 डेज। क्रिस्टल क्लियर? पक्का एकदम क्लैरिटी है? ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डीम्ड रेसिडेंट। क्या है डीम्ड रेसिडेंट? मतलब आप रेसिडेंट नहीं हो तब भी हम मान लेंगे रेसिडेंट है, भले 182 डेज की कंडीशन फुलफिल नहीं करी, कोई कंडीशन तुमने फुलफिल नहीं करी, तब भी तुमको क्या मान लेंगे कि तुम रेसिडेंट हो, क्योंकि तुम डीम्ड रेसिडेंट कहलाओगे। मतलब ये कब होगा? आप बाहर रहते हो, आपकी इंडियन सोर्स से कमाई 15 लाख से ज्यादा है और आप किसी और कंट्री में टैक्स्ड नहीं हो, है ना? आप इंडियन सिटीजन हो, आप बाहर रहते हो, इंडिया से आपकी कमाई 15 लाख से ज्यादा है और किसी और कंट्री में आपके डोमिसाइल पर्पस के कारण, रेसिडेंशियल स्टेटस के कारण या किसी और कारण से आप पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो हम दल लेंगे, हम टैक्स ले लेंगे आपसे, तो हम आपको क्या मान लेंगे? डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे। क्लियर है? यहां तक क्लैरिटी थी सबको? अब आगे बढ़ते हैं। नॉन रेसिडेंट तो हमने पढ़ लिया था, रेसिडेंट ऑर्डिनरी अपन ने डिस्कस कर लिया, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी मैंने बता दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अपने सारे कवर हो गए थे, याद है क्या? क्या था? जाने वाले दिन को भी गिनेंगे, आने वाले दिन को भी इंक्लूड करेंगे, याद है क्या? ये सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे, मेन मेन चीजें अपनी सारी रिवाइज करा दी मैंने आपको। फिर हमने आगे पढ़ा था, ठीक है, HUF के लिए। किसके लिए पढ़ा था? HUF के लिए। HUF या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट कब होगा? अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या है? होली या पार्टली इन इंडिया, एक पार्ट एक पिंच भी इंडिया से है तो क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट। HUF को क्या माना जाएगा? रेसिडेंट। और अगर कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है तब क्या माना जाएगा? नॉन रेसिडेंट। यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। अच्छा, अब HUF में क्या बोला गया? रेसिडेंट ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी कब माना जाएगा? अगर कर्ता, इफ कर्ता इज ROR देन HUF वुड बी ROR। ये थोड़ा वैसे लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली पता क्या है? जब कर्ता ROR की दोनों कंडीशन फुलफिल कर ले, ROR की दोनों कंडीशन फुलफिल कर ले, लीगल भाषा में ऐसे लिखा हुआ है, जब कर्ता ROR की दोनों कंडीशन फुलफिल कर ले तब जाके क्या हो जाएगा? HUF क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। तब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ROR की दो कंडीशन, 10 साल में 2 साल और 7 साल में 730 दिन। क्या बात समझ में आ रही है? वरना फिर करता, वरना HUF के लिए आएगी R बट NOR। क्लियर है क्या सबको? बोलो। ठीक है। अब प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? हमने बोला ना, कंट्रोल क्या है? पार्शली या होली, होली या पार्टली इन इंडिया है, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल एंड मैनेजमेंट?
डिसीजन मेकिंग कहां से हो रही है उसको बोलते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। हो सकता है पूरा काम कहां से हो रहा हो, इंडिया से हो रहा हो, लेकिन पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट कंप्लीटली कहां से देखा जा रहा है, बाहर से। तो आपको इसका एसेंस समझना पड़ेगा कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से है। अब देखना ये पूरा ना ये पढ़ना जरूरी है। मैं ऊपर से एक बार फटाफट रीड कर रहा हूं, फिर आप रीड करेंगे। एक बार पूरा रीड कर लूं, तुमको क्लैरिटी आ जाएगी। जो पूछ रही हो वो लिखा ही हुआ है इसमें, क्लियर है क्या? 2 मिनट बस सुन लेना। द एक्सप्रेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रिफर्स टू फंक्शन ऑफ decision making and issuing directions, but not the places where from the business is carried on. In other words, control and management means taking policy decisions relating to business. Policy decisions are concerning finance, marketing, production, advertising, personnel, etc. It does not mean day-to-day operations of the concern SSC. डे टू डे ऑपरेशन का मतलब नहीं होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वो कहीं से भी हो रहा हो। डिसीजन मेकिंग कहां से हो रही है? द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड एट द प्लेस वेयर पॉलिसी डिसीजंस आर टेकिंग। पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन जहां पे लिए जा रहे हैं उसको बोला जाएगा कंट्रोल एंड। पूरी फैमिली बाहर शिफ्ट हो गई है, सब कुछ बाहर है, पूरी डिसीजन मेकिंग बाहर से हो रही है, पूरा कंट्रोल बाहर से हो रहा है। बस यहाँ पे ऑपरेशनल वर्क हो रहा है कि मान के चलो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, यहाँ से सिर्फ डिलीवरी उठाई जाती है, सामान उठाया जाता है, वहां पे डिलीवर किया जाता है, सामान उठाया जाता है, डिलीवर वहां पे किया जाता है, और कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे एक बंदा भी नहीं है। पूरा एचयूएफ कहाँ पे? बाहर पे। कंट्रोल पूरा बाहर है, मैनेजमेंट पूरा बाहर है। बस वो यहाँ से फोन करते हैं लड़के को, एक काम करो इतना सामान निकालेंगे, उतना सामान वहां पे इस गाड़ी में रख के भिजवा दो। बंदा आता है, कंट्रोल ऑटो सामान उठाता है, भिजवा देता है। तो क्या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया माना जाएगा कि आउटसाइड इंडिया माना जाएगा? कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। क्लियर बोल दिया। डे टू डे ऑपरेशन नहीं देखना है, क्या देखना है? पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। द बिजनेस में बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड येट इट्स कंट्रोल इन मैनेजमेंट में बी होनली विद इन इंडिया। हो सकता है पूरा बिजनेस पूरा बाहर हो, लेकिन यहां से बैठ के फैमिली क्या करती हो? कंट्रोल करती हो कि भैया आपको ये करना है वो करना है, तो इंडिया में माना जाएगा। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस सेट टू बी सिचुएटेड प्लेस वेयर हेड एंड ब्रेन ऑफ द बिजनेस इज सिचुएटेड। ठीक है क्या? ये लाइन अच्छी है, कभी लिखना पड़े तो। हेड एंड ब्रेन ऑफ द बिजनेस इज situated. The place of control may be different from the usual place of running the business and sometimes even the registered office of the SEC. But control and management do imply the functioning of controlling and directing power at a particular place at some degree of performance. ठीक है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ इट इज विद कर्ता और इट्स मैनेजर। कंट्रोल मैनेजमेंट फर्म यूपी इज इट विद पार्टनर्स या मेंबर्स। सरल साधारण बातें हैं। कुल मिला के क्या बोल दिया गया है? जहां से डिसीजन मेकिंग हो रही है, ओए ओए ओए, जहां से क्या हो रही है? डिसीजन मेकिंग। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जहां से हो रहा है वो हो जाएगा अल्टीमेटली क्या? प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या क्लियर है? कि आया कि नहीं आया? नीचे कहानी पढ़ लोगे, वही वाली बात लिखी हुई है। एचयूएफ, फर्म, एओपी, तीनों के लिए वही है। रेसिडेंट कब होंगे? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली या पार्टली इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट कब होंगे? होली आउटसाइड इंडिया। सेम कहानी है फर्म और एओपी के लिए। एचयूएफ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा? जब कर्ता आरओआर की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा। वही लिखा हुआ हैज बीन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस इन अकॉर्डेंस विद द टेस्ट एप्लीकेबल ऑफ इंडिविजुअल। कर्ता हैज बीन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस इन अकॉर्डेंस विद द टेस्ट एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल्स। ठीक है? वही लास्ट 10 साल में 1 साल भी नहीं रहा है, ठीक है? क्या 2 साल नहीं रहा है वो, ठीक है क्या? वो सारी चीजें आ जाएंगी। इन अदर वर्ड्स, इफ कर्ता ऑफ रेसिडेंट एचयूएफ सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस, then resident HUF will be ROR, otherwise it will be RNOR. क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियरिटी है सबको? एडिशनल कंडीशन, कर्ता रेसिडेंट HUF शुड बी रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2, और वही कहानी लिखी हुई है। ठीक है? स्टे इन कर्ता 7 years, इतना इतना। ठीक है क्या? अच्छा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत तगड़ा वाला, सुनना ध्यान से। कर्ता क्या है? अच्छा, कर्ता इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, कैसे देखोगे? पहली वाली बेसिक कंडीशन, लास्ट 182 डेज और 60 डेज। अच्छा, उसने पहली वाली बेसिक दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करी, मतलब वो रेसिडेंट नहीं है, यानी वो क्या है? नॉन रेसिडेंट। ठीक है? मतलब वो आरओआर या एनओआर का तो कोई सवाल ही नहीं होता। क्लियर है? पर वो आरओआर की दोनों कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है। फुलफिल कर रहा है मतलब 10 साल में 2 साल और 7 साल में 730 दिन, ये कंडीशन वो फुलफिल कर ले रहा है, पर ऊपर वाली एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो पहले मुझे बताओ, कर्ता रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा?
कर्ता रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा? जब वो रेसिडेंट ही नहीं है तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का तो सवाल ही नहीं होता, तो कर्ता तो रेसिडेंट नहीं होगा, कर्ता तो क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। मेरी बात सुन रहे हो? कर्ता तो क्या होगा? अरे यार पहले करता है तो क्या हुआ है? तो इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअल की नजरों से देखेंगे और इंडिविजुअल में दोनों की एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो आप रेसिडेंट ही नहीं हो। जब रेसिडेंट नहीं हो तो नीचे की कंडीशन चेक करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। बहुत सरल साधारण सी बात है, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन एचयूएफ को चेक करने के लिए उन्होंने ये नहीं बोला कि कर्ता का आरओआर होना चाहिए, उन्होंने ये बोला कि कर्ता आरओआर की दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। बात समझ में आ रही? उन्होंने क्या बोला? अगर एचयूएफ को आरओआर बनना है तो हम ये चेक करेंगे कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं, और कर्ता अगर दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इन दैट केस भले कर्ता नॉन रेसिडेंट है लेकिन एचयूएफ क्या हो जाएगा? आर ओ आर। क्या हो जाएगा? आर ओ आर। ये देखो लिखा हुआ है, इट इज इममटेरियल वेदर कर्ता इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इट इज इममटेरियल करते, अरे वेदर कर्ता इज रेसिडेंट, क्या हो रहा है इसको, whether karta is resident or not resident during relevant previous year for the purpose of determining whether HUF is RO or if karta satisfies both the additional conditions then HUF will be ROI, otherwise it will be RNOR। मतलब देखो कितनी मजे की बात है कि कर्ता क्या हो गया है? नॉन रेसिडेंट। कर्ता क्या हो गया है? नॉन रेसिडेंट। लेकिन एचयूएफ को क्या करा गया है? आर ओ आर। खुद तो मर गए सनम लेकिन एचयूएफ को आबाद कर गए। क्या बात समझ में आ रही है? एचयूएफ को आर ओ आर की सिचुएशन दिला गए। कर्ता नॉन रेसिडेंट है लेकिन फर्म क्या है? आर ओ आर। क्योंकि रेसिडेंट वो कैसे हो गई थी? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से। कैसे हो गई थी? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से। क्या बन गई? रेसिडेंट। ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी कैसे तय करेंगे? उन्होंने क्या बोला? कर्ता आरओआर की दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। लॉ की लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी। लॉ ने ये नहीं बोला, अगर वो ऐसा बोलता कि कर्ता आरओआर है तो हम क्या बोलते कि भैया नहीं माना जाएगा क्योंकि कर्ता को पूरा आरओआर बनना पड़ेगा। उनने ये नहीं बोला, उनने क्या बोला? कर्ता आरओआर की दोनों कंडीशन फुलफिल कर ले। भले कर्ता नॉन रेसिडेंट है लेकिन वो नीचे वाली दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। कितनों को क्लैरिटी आई? पूरी पूरी पक्का क्रिस्टल क्लियर? सुनता नहीं है जब मैं बोल रहा होता हूँ, यहां वहां सामान निकालता रहता है बैग से साले, है नहीं तो सुनो। नहीं दे रहा था उसको सामान, कुछ तू बीच में पंचायत नहीं कर रहा था उसके साथ? बता। जो भी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, हमने एचयूएफ के लिए क्या बोला? या तो एचयूएफ पहले रेसिडेंट कैसे होगी? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, होली या पार्टली इन इंडिया। अब रेसिडेंट होने के बाद चेक करेंगे ओआर है या आर ओ आर है कि आर एन ओ आर है। आर ओ आर होने के लिए क्या बोला? कर्ता शुड सेटिस्फाई टू कंडीशंस ऑफ आर ओ आर। कर्ता शुड सेटिस्फाई टू कंडीशंस ऑफ आर ओ आर। टू कंडीशन क्या? 10 साल में 2 साल, 7 साल में 730 दिन। क्लियर है क्या? अच्छा, अब हुआ क्या? कर्ता ने पहली दो मेन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। मेन वाली दो कंडीशन मतलब 182 डेज वाली सेटिस्फाई नहीं करी, और 60 डेज में वो 60 डेज और 4 साल में थी वो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो वो रेसिडेंट तो नहीं बन पाया। लेकिन वो नीचे वाली एडिशनल दो कंडीशन 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 साल वाली कंडीशन उसने क्या कर दी? सेटिस्फाई कर दी। तो पहले हम दो चीजों का सवाल मैंने आपसे पूछा, पहले बताओ कर्ता क्या रहेगा? कर्ता एज एन इंडिविजुअल क्या रहेगा? रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट है तो ओआर और एनओआर का सवाल पैदा ही नहीं होता, तो कर्ता इज अ नॉन रेसिडेंट। क्लियर है क्या? अब एचयूएफ क्या होगी? रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? पहली बात तो रेसिडेंट नॉट रेसिडेंट क्या देखना है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, होली या पार्टली इन इंडिया। पार्टली इन इंडिया है कोई बात नहीं, तो एचयूएफ तो क्या हो गई? रेसिडेंट। अब एचयूएफ आर ओ आर होगी कि आर एन ओ आर होगी? ये देखने के लिए क्या देखेंगे? क्या कर्ता ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करी? ये नहीं बोला गया कि कर्ता रेसिडेंट ऑर्डिनरी है या नहीं है। लैंग्वेज, लॉ की लैंग्वेज समझो। लॉ ने क्या बोला? एचयूएफ विल बी आरओआर इफ कर्ता सेटिस्फाइज टू एडिशनल कंडीशन ऑफ बीइंग आरओआर। क्या बात समझ में आ रही है? तो कर्ता ने रेसिडेंट की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पाया, लेकिन उसने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी? नीचे की दो आर वाली। तो वो क्या, उसने एचयूएफ को क्या बना दिया? आरओआर। ठीक है, हम तो मर गए सनम लेकिन जीवन बचा गए किसका? वही अपने आशिक का या जिसका भी। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो हो गया एचयूएफ। वो क्या हो गया? एचयूएफ। क्लियर है क्या? तो वही लिखा हुआ है सेम लाइन पहली वाली, क्या लिखी हुई है? व्हेन द कर्ता इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इट इज इररिलेवेंट, इट इज इमटेरियल की कर्ता रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। उसने दो एडिशनल कंडीशन फुलफिल कराई आरओआर की, वो क्या बन जाएगा? फर्म क्या हो जाएगी? आरओआर हो जाएगी। क्लियर है क्या?
नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फर्म का आरओआर, फर्म एओपी वगैरह का आरओआर और एनओआर का कोई लोचा ही नहीं होता है, वो या तो रेसिडेंट होती है या तो क्या होती है, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तीसरा पोर्शन क्या बोला है, इवन इफ नेग्लिजिबल पोर्शन ऑफ कंट्रोल इन मैनेजमेंट इज एक्सरसाइज इन इंडिया, इत्तू सा भी, है ना, लप्पू सा भी अगर तुमने क्या कर दिया है, कंट्रोल इंडिया में ले लिया है, एकदम पित्ती सा भी कंट्रोल अगर तुमने इंडिया में ले लिया है, तो क्या मान लिया जाएगा, कंट्रोल इन मैनेजमेंट इंडिया से है ना। हम बिल्कुल ये नहीं देखेंगे कि जरा सा था कि तरह सा था तो था। अरे चलो अगला क्या है, while the control and management of affairs of the firm or family necessarily be exercised by the partners of the firm or the members of the family, the residential status of members of the partners is generally irrelevant for determining the residential status of the firm or family। वही बोला गया है, फर्म का रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए हमें पार्टनर के रेसिडेंशियल स्टेटस से लेना देना नहीं है। हो सकता है पार्टनर पूरे क्या हो, नॉन रेसिडेंट, लेकिन कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या चल रहा हो, इंडिया से चल रहा हो, पार्टली इन इंडिया चल रहा हो। क्या बात समझ में आ रही है, तो हम क्या मान लेंगे, रेसिडेंट मान लेंगे। कुल मिला के फैमिली की रेसिडेंशियल स्टेटस से, पार्टनर के रेसिडेंशियल स्टेटस से, फर्म के रेसिडेंशियल स्टेटस पे कुछ भी फर्क नहीं आएगा। फर्म को तो वैसे ही देखेंगे, कैसे देखेंगे कि भैया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होनली या पार्टली इन इंडिया है या नहीं है। क्लियर है क्या, अरे हाँ ना बोलो भाई। फिर क्या है, the mere fact that all partners are resident in India does not necessarily lead to conclusion that the firm is resident in India। अब वही उसका ऑपोजिट बोल दिया कि इंडिया के सारे पार्टनर्स अगर रेसिडेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म भी रेसिडेंट है। ठीक है, क्या उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ही देखेंगे। एक सेकेंड, एक एचयूएफ वुड जनरली बी प्रिज्यूम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, इसको प्रिज्यूम मान लिया जाएगा कि रेसिडेंट इन इंडिया है, अनलेस द एसएससी प्रूव्स दैट टू द टैक्स अथॉरिटीज टू दैट द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। लास्ट वाले पॉइंट का एक बार लीगल लॉ पढ़ने वाले बच्चों मतलब बताओ। पॉइंट ये है कि अस्सी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि हमको प्रूफ करना पड़ेगा। एचयूएफ तो हम नॉर्मल क्या मान के चलते हैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया होगा ही होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है यार, क्या बात समझ में आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोल कहां पे होगा, इंडिया में होगा, तुम रेसिडेंट ही हो। आप हमने तो डीप मान के रखा हुआ है। तुम अगर बोलोगे नहीं नहीं हमारा पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, तो तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, एसएससी पे है। वैसे हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे होता है, इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ पूरा किस पे है, एसएससी पे है, कि तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि पूरा कंट्रोल कहां है, बाहर है। वरना हम तो मान के बैठे एचयूएफ तुम कहां से बाहर से चलाओगे, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कंट्रोल तो इंडिया में हो ही रहा होगा, ऐसा इनका मानना है। एक सेकेंड, यहां तक समझ में आया सबको, 2 मिनट सारे पॉइंट्स एक बार रीड करो, जिस पॉइंट में डाउट हो मुझसे पूछो। कौन सा, in cases where the resident of partners materially affects determine the place of control and management of India, the resident room कहाँ, कौन से वाले में, the firm would be resident in India। एग्जाम्पल दिया ना, अगर एक फर्म है जो आधी इंडिया से चल रही है और आधी बांग्लादेश से चल रही है, तो भले जरी सी भी इंडिया से चल रही है तो हम क्या मान लेंगे, इंडिया से चल रही है। क्योंकि क्या बोला, होली या पार्टली इन इंडिया। जरा सा भी काम अगर इंडिया में टच किया तो क्या, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टच किया तो हम क्या मान लेंगे, रेसिडेंट इन इंडिया है। क्लैरिटी है, रीड करो पहले एक बार, रीड करो पहले एक बार, रीड करो। हाँ, क्या सेकंड वाला, क्या पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो। फर्म्स मतलब फर्म क्या होती है, या तो रेसिडेंट होती है या तो नॉन रेसिडेंट होती है। ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का लोचा उनके साथ है ही नहीं। ठीक है, फर्म एसोसिएशन अथॉरिटीज और आर्टिफिशियल कैन बी आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इंडिया, बट दे कैन नॉट बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब एक बार रेसिडेंट बन गए तो हम मान रहे हैं क्या हो, रेसिडेंट ऑर्डिनरी ही हो, नॉट ऑर्डिनरी का कोई तुम्हारे साथ खेल ही नहीं है। क्या बताया गया है शुरू में, कल ही क्या बताया था, रेसिडेंट ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, ये सब लोचा किसके लिए है, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। किसके लिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। फर्म, एओपी, पीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी, इन सब के लिए हम क्या है, हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। रेसिडेंट है मतलब ऑर्डिनरी है। क्या बात समझ में आ रही है, नॉट ऑर्डिनरी का कोई लोचा उनके साथ है ही नहीं, भले सारे पार्टनर अंग्रेज हो, हमें लेने देना नहीं है उससे। क्लियर है क्या, जल्दी से रीड करो एक बार सारे पॉइंट्स। चलो
आगे बढ़े। नेक्स्ट एओपी बीओआई के लिए भी सेम लिखा हुआ है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। फर्म एओपी बीओआई वुड बी या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। ओआर एनओआर का कोई लोचा इनके साथ नहीं है। रेसिडेंट कब होंगे बेटा, आगे पढ़ ले अभी, बेटा आगे बढ़ फिर रह जाएगी तू। ठीक है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट फर्म एओपी बीओआई के लिए इनके साथ भी ओआर या एनओआर का कोई लोचा नहीं है। कंट्रोल और मैनेजमेंट वही है, होली या पार्टली इन इंडिया, या तो क्या है होली आउटसाइड इंडिया। आप क्या बन जाओगे, ओआर, आप रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। बात को समझना, लॉजिक समझो। इंडिविजुअल हो सकता है कि नॉर्मली यहाँ रहता है, कभी वहां रहता है, कभी यहाँ रहता है। बिजनेस एक ही जगह के होते हैं, क्या बात समझ में आ रही है। उसके अंदर ये नहीं बोल सकते कि यार ये कंपनी ऑर्डिनरीली इंडिया में रहती है पर नॉट ऑर्डिनरीली इंडिया के बाहर रहती है। क्या बात समझ में आ रही है। ये इंडिविजुअल के लिए तुम बोल सकते हो। एचयूएफ भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके लिए भी बोल दिया गया। लेकिन बाकी किसी के लिए ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी का कोई लोचा है ही नहीं। सिर्फ दो ही क्राइटेरिया है, क्या है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ में चेक करना है कि रेसिडेंट ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी, और बाकी सब में चेक करने का एक ही तरीका है, क्या है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, होली या पार्टली इन इंडिया। अगर होली आउटसाइड इंडिया है तभी नॉन रेसिडेंट बनोगे, अगर पार्टली भी इंडिया है तो तुम क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। क्लियर है क्या। फिर उन्होंने वही बात लिखी है, मे बी डन आउटसाइड इंडिया एंड येट कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस मे बी होली विद इन इंडिया। इट इज इंटायरली वेदर द बिजनेस इज डन एंड वेदर द इनकम हैज अर्न। कहां पे बिजनेस हो रहा है, कहां से इनकम कमाई जा रही है, व्हाट इज द रिलेवेंट मटेरियल फ्रॉम व्हिच प्लेस द बिजनेस कंट्रोल्ड एंड मैनेजमेंट। क्या बात समझ में आ रही है। अब क्या होता है ना, वो तुमको जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बना के देंगे। अभी तुम ताजा ताजा पढ़ रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है, एक हफ्ते बाद तुम एग्जाम देने या कहीं बैठोगे, तुमसे वो सवाल पूछेंगे कि एक कंपनी है क्या, कोई एक फर्म है, क्या बात समझ में आ रही है, जिसके सारे पार्टनर्स हैं, तीनों के नाम दे देंगे, लीजा मीजा डीजा, ठीक है क्या, लीजा मीजा डीजा तीन पार्टनर्स हैं, उनका बिजनेस जो है वो यूएस में सिचुएटेड है, उनके जो सारे क्लाइंट्स है वो कहाँ के हैं, यूएस के हैं, ठीक है क्या, उनकी एक पार्टनर है या मैनेजर है रानी, जिसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि वो पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट संभालेगी। वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वर्ड भी नहीं बोलेंगे, पूरी अथॉरिटी उसके पास है, पूरी पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग वो करती है, और शी इज सिचुएटेड इन दिल्ली। बताओ क्या ये पार्टनरशिप फर्म क्या कहलाएगी, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। क्या बात समझ में आ रही है। तो अगर तुम दिल की बात सुनोगे तो बोलोगे यार पूरी फर्म तीनों पार्टनर, तुम नॉन रेसिडेंट बोल दोगे, जबकि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है। क्या बात समझ में आ रही है। आज तुमको दिमाग में ताजा है, ये आगे भी तुमको ध्यान रखना है इस बातों का। क्लियर है क्या, हाँ या ना बोलो। चलो अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। किसके बारे में, कंपनी के बारे में। टाइप्स ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ कंपनीज। अब समझना ध्यान से, कंपनी में थोड़ा सा कैच है, बाकी तो पूरा सिंपल है। मुंडी नेट को स्ट्रेट बैठो। अगर कोई भी क्या है, कंपनी है, कंपनी मतलब तुम कंपनी सेक्रेटरी वाले बच्चे हो, या तो प्राइवेट लिमिटेड या तो लिमिटेड या ओपीसी, जो भी कंपनी है। कंपनी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर आप इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, मतलब आप कौन सी कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूं इंडियन कंपनी। अगर आप कौन सी कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो। अब आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम क्या हो, इंडियन कंपनी हो, इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराया मतलब इंडिया से पैसा कमाना होगा, जो भी तुम्हारा कारण होगा। क्लियर है क्या। अगर आप इंडियन कंपनी हो, इंडिया कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, तो हम कुछ नहीं देखेंगे, ना कंट्रोल देखेंगे ना मैनेजमेंट देखेंगे, तुमको क्या मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। क्या मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ रेसिडेंट। कितनों को ये बात समझ में आई। अब इंडियन कंपनी नहीं हो, फॉरेन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो मतलब बाहर रजिस्टर्ड हो, तब हम देखेंगे क्या, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। क्या देखेंगे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। फॉरेन कंपनी के केस में अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली इन इंडिया है, मतलब पार्टली भी इंडिया है, तो हम तुमको क्या मान लेंगे, रेसिडेंट मान लेंगे, और तुम पे रेसिडेंट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। क्लैरिटी है, ठीक है। और अगर आप तो मतलब कुल मिला के कोई भी कंपनी नॉन रेसिडेंट कब बन पाएगी, जब वो दो चीजें हो, एक तो वो नॉन इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो। अरे यार समझ रहे हो क्या, फिर से बोल रहा हूं, कभी भी कोई भी कंपनी नॉन रेसिडेंट कब बन पाएगी, पहली कंडीशन वो क्या हो, पूरी फॉरेन में हो, और दूसरी चीज क्या है, वो इंडियन में रजिस्टर्ड ही ना हो, फॉरेन कंपनी हो। क्योंकि इंडियन कंपनी यहां हो चाहे बाहर हो, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया हो आउटसाइड इंडिया हो, मुझे लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ क्या देखना है कि भैया इंडियन कंपनी हो तो हमारे देश के रेसिडेंट हो। सुन रहे हो। और अगर 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 क्या हो,
फॉरेन कंपनी हो तो भी हम चेक करेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। क्या चेक करेंगे? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर वो होली या पार्टली इन इंडिया से हो रहा है तो क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट मान लिया जाएगा। देखो उसको बोलते हैं पोएम। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को कंपनी के केस में बोलते हैं पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? POEM। क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। लिखा है इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन द ईयर इज इन इंडिया। ठीक है, देखो इंडियन कंपनी और इंडियन कंपनी है तो पोएम देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? पोएम किसकी देखेंगे? अंग्रेजों की। पोएम किसकी देखेंगे? अंग्रेजों की। अंग्रेजी कंपनी हो, पोएम सुनाओ। अच्छा पोएम सुना लिया मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, वेरी गुड वेरी गुड, इंडियन रेसिडेंट। क्या बात समझ में आ रही है? पोएम नहीं सुना पाए कोई बात नहीं, नॉन रेसिडेंट। क्लियर है क्या? वही लिखा हुआ है, ऑल इंडियन कंपनीज आर ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया regardless of the POEM, place of effective management. However, in case of foreign company, the place of effective management is the basis on which the company's residential status is determined. Foreign company के केस में resident और non resident कब होगा? A place whose poem place of effective management at any time previous is in India. इंडियन कंपनीज रेसिडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर पोएम इज इन इंडिया। और मतलब कुल मिला के पोएम इंडिया में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोएम इंडिया में होना चाहिए। किसके लिए? फॉरेन कंपनी के लिए। इंडियन कंपनी के लिए पोएम चेक करेंगे क्या? अरे इंडियन बच्चा अपना क्या पोएम सुनोगे उससे? क्या बात समझ में आ रही है? सीधे गालियां सुना देगा वो तुमको। क्लियर है क्या? तो ये होता है तुम्हारा कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस। क्लियर है क्या? अब मैं तुमको एक काम दे रहा हूँ, पोएम का मतलब वही होगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। जैसे कंट्रोल और वो देख रहे थे ना यहाँ पे। अब ये ना बहुत ज्यादा उतना वो नहीं है। पहले एक बार मैं चाहता हूं देखता हूं कौन बता पा रहा है। ये पहला वाला क्या पैराग्राफ, गाइडिंग प्रिंसिपल वाला, ठीक है क्या? ये एक बार आपको रीड करना है, ये आपको पूरा एक बार रीड करना है और मैं आपसे पूछूंगा 2 सेकंड बाद। पूरा 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 द प्रोसेस से लेके नॉन रेसिडेंट तक 2 पैराग्राफ्स। 2 मिनट एक चीज और बताना चाहता हूं, सुनोगे? पढ़ लेना। 2 मिनट 2 मिनट होल्ड ले लो, सुन लो। DT IDT दोनों को पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। तो मुझे नहीं पता तुम कंपनी लॉ कैसे पढ़ते हो या बाकी लॉ या थ्योरी कैसे पढ़ते हो। इसमें DT में बता रहा हूँ बेटा, ये पूरा कोर्स बहुत वाइड है, तो तुमको ना हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। हम अभी से मैं तुमको मार्क कराते चलूंगा कि दिस इज कंपेरेटिव ABC। ये A एरिया, ये B एरिया, ये C एरिया है। जो C एरिया है या तो उसको छोड़ दो या तो सिर्फ एक बार नजर मार लो। बी एरिया है उसको 2 बार रिवाइज करो और जो ए एरिया है उसको 5 बार रिवाइज करो। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि रेसिडेंटल स्टेटस हमने पढ़ा, वो डेज वाला ए एरिया है। HUF AOP BY ये सब क्या है मैं बताऊंगा, तो बताऊंगा, लिखवाऊंगा मैं, रुक जाओ पहले सुन लो बस। ये सब क्या हो जाएगा? ए एरिया है। सी क्या है? ये तुमसे पोएम नहीं पूछेंगे, वो नहीं पूछना चाहिए आमतौर पे। क्या बात समझ में आ रही है? अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के अंदर की भी और डिटेलिंग, क्योंकि सी फाइल में अभी ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के ऊपर 3 चैप्टर लिखे जा सकते हैं, इतनी कहानी है पोएम के अंदर भी। क्या बात समझ में आ रही है? एक एक केस स्टडी लिखी जा सकती है, पर वो उतनी रिलेवेंट तुम्हारे लिए नहीं होगी। जैसे अभी हमने वो पढ़ा GST में प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई 10 12 इंपॉर्टेंट है। अभी हम 13 पढ़ेंगे आज। क्या बात समझ में आ रही है? वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, या है भी तो सिमिलर जैसा ही है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? तो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको सिर्फ क्या करना है, एक बार रैंडमली नजर मारनी है। याद रखना, खासकर तुम्हारे साथ, तुम हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देके हमको नहीं पढ़ना है। अगर हम हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देके पढ़ेंगे हम कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। क्या बात समझ में आ रही है? तो तुमको सिलेक्शन आना चाहिए कि वेयर टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड वेयर टू नॉट टू इन्वेस्ट इन योर टाइम। ये मुझे लगता है कंपनी लॉ और सारे लॉ सब में होता है ना? टैक्स में थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन बाकी सब में भी होता है कि ये मेन पोर्शन है, ये सेक्शन है। उसके बाद की कहानी जो रूल्स वगैरह दिए होते हैं उनको सिर्फ नजर मारनी होती है, बहुत ज्यादा रीड नहीं करना होता है। तो वो तुमको आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। मैं बहुत हद तक हेल्प करूंगा लेकिन ओवर द पीरियड आपको खुद अंडरस्टैंडिंग आएगी कि यार ये ना, इसमें तक ये याद नहीं किया जा सकता, इस पे इतना टाइम इन्वेस्ट करने का सेंस नहीं है, या इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट करने का सेंस है ना? याद रखना, हमें पास होना पर्पस है पहले तो। क्लियर है क्या? तो अल्टीमेटली जो पास होने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें पहले उनको ज्यादा देर हमको टाइम देना है। हर चीज को पूरा पूरा सीखने जाओगे या बहुत एकदम डीप तक जाने की कोशिश करोगे, खासकर टैक्स ऐसे सब्जेक्ट में जो पहली बार पढ़ रहे हो, वो तुमको क्या करेगा, परेशान करेगा। आई क्या बात समझ में? अब रीड कर लो पोएम।
हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कंपनी whether the company is engaged in active business outside India. पोएम कॉन्सेप्ट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब क्या है, बात के मर्म को समझना। क्या समझना, बात के मर्म को, ना कि उसकी लीगैलिटी को, ना कि उसकी लीगैलिटी को। लीगल एस्पेक्ट के ऊपर जो उसका कोर कॉन्सेप्ट है, जो उसका क्या है, कोर कॉन्सेप्ट है। क्या बात समझ में आ रही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन दुनिया की नजरों में। क्या बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, फॉर्म है। ये क्या है बेटा, फॉर्म है ना। सब्सटेंस तो कुछ और ही होगा दुनिया का। क्लियर है क्या। तो हमेशा हमें फॉर्म को ना समझ के किसको समझना है बेटा, सब्सटेंस को समझना है। पर्दे की पीछे की कहानी को देखना, उसको बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो जो पोएम कॉन्सेप्ट है उसने बोला है इज वन ऑफ द सब्सटेंस ओवर फॉर्म। रेसिडेंस इज टू बी डिटरमाइंड ईच ईयर। हर साल देखना है हमको कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। पोएम विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। पोएम भी यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी हर साल देखेंगे। द एंटिटी में हैव मोर देन वन प्लेस ऑफ मैनेजमेंट बट इट कैन हैव ओनली वन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ मैनेजमेंट 3-4 हो सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव मैनेजमेंट, असल कंट्रोल जहां से हो रहा होगा वो एक ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है। बोलने का मतलब ये है, अरे हो सकता है कि हम 4 ऑफिस बना दिए, वही तो बोला सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तुमको पागल बनाने के लिए एक ऑफिस हमने इंडिया में खोल लिया, एक ऑफिस कहाँ खोल लिया, ब्राजील में खोल लिया, एक साउथ अफ्रीका में खोल लिया, एक ऑस्ट्रेलिया में खोल लिया, और सब जगह एक एक मैनेजर बिठा दिए और बोले सब लोग अपना अपना डिसीजन लेते हैं। ऐसा हम लीगली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम भी जानते हो कि इफेक्टिव कंट्रोल तो एक ही जगह होगा। तो 4 प्लेस ऑफ मैनेजमेंट हो सकते हैं, 4 प्लेस ऑफ मैनेजमेंट हो सकते हैं, लेकिन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एक ही होगा, वो उनने लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं बताओ। The test of poem is based on whether the company entity is earning only passive income and its operation are so structured that it's present or active in a country without paying applicable taxes. Thus, a company having key management people say stationed in India with substantial asset base in India and selling goods through subsidiary may yet claim that it has no pay in India, and being incorporated outside India, it could end up paying very little tax. The concept of poem thus examines whether the company is in the fact a tax resident of a foreign state with the substantial operation outside India, or whether incorporation or having different places of business is only a device to evade tax being a non-resident. बोलने का मतलब क्या है, एक फॉरेन कंपनी है, उसने अपना क्या किया, यहाँ पे एक इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोला और वो यहाँ से थोड़ा बहुत कंट्रोल करवा रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारा पूरा बिजनेस तो कहाँ से चलता है, फॉरेन से ही चलता है। ठीक है क्या, तो हमारा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है, हमारा बहुत ज्यादा टैक्स की लायबिलिटी हम पे नहीं आनी चाहिए, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। तो उनने बोला कि हम ये चेक करेंगे कि भैया पहली बात तो उनका मैनेजमेंट यहाँ से हो रहा है कि बाहर से हो रहा है। दूसरी बात, क्या उनको दूसरी कंट्री में टैक्स देना पड़ रहा है कि नहीं। ऐसा है, अगर वहां पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है मतलब वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, है ना। अल्टीमेटली वो टैक्स इवेड करने के लिए बोल रहे हैं कि उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है, लेकिन उनके सारे असेट्स अगर पूरे इंडिया के बाहर है, वो बाहर एक मेन कंट्री में टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि हाँ उनका पोएम बाहर है। बोलने का मतलब ये है कि ऐसे सिर्फ कुछ शब्दों में आप बता नहीं सकते, 2 कंडीशन चेक करके कि पोएम इंडिया में है कि नहीं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पूरा एक फाइनल में पढ़ाया जाता है, तुम अगर टैक्स लोगे तो पोएम का पूरा एक वो स्ट्रक्चर होता है कि इतनी कंडीशन चेक करोगे तब जाके आप डिसाइड करोगे कि पोएम इंडिया में है या नहीं है ना। ये मेयर ऐसे 2-4 शब्दों में डिसाइड करने वाली चीज नहीं है। ठीक है, एज पर पोएम गाइडलाइंस, ये पूरी गाइडलाइंस दी हुई है। सॉरी यार, एक सेकंड उठा रहा हूं। एज पर पोएम गाइडलाइंस अ कंपनी शैल बी सेट टू बी एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया if the passive income is not more than 50% of the total income. If passive income is not more than 50% of total income and less than 50, ये पूरी कंडीशन है। इसको अपन अलग से पढ़ेंगे, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। अभी इसको अपन स्टार मार्क कर दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर डिटरमाइनिंग पोएम को अपन 2 मिनट कर रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको मेन समझ लेंगे। क्लियर है क्या। जो मेन कहानी थी वो मैं आपको बता चुका हूं। अब मेन कहानी अब आ रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। हाँ,
क्या है ये कहानी समझना। सर इतना पंचायत करा क्यों रहे हो, का हो का रहा है जीवन में समझ नहीं आ रहा, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी है, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी है, क्या करें इसका, क्या है ये सब लफड़ा नहीं समझ में आ रहा हमको। हमने कहा समझाते हैं, रुको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, समझना ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल तुम कौन हो, रेसिडेंट हो। तुम कौन हो, रेसिडेंट हो। तुम कौन हो, नॉन रेसिडेंट हो। तुम कौन हो, रेसिडेंट। तुम कौन हो, नॉन रेसिडेंट। और ये जो पानी पी रही लड़की ये भी क्या है, रेसिडेंट। तो तुम दोनों रेसिडेंट, तुम दोनों रेसिडेंट और तुम नॉन रेसिडेंट। अच्छा, रेसिडेंट के अंदर भी तुम दोनों को बाइफरकेट किया गया। तुम हो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तुम हो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तुम हो नॉन रेसिडेंट। तो तीनों लोग अपने अपनी जगह में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम कौन हो, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तुम कौन हो, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और तुम कौन हो, नॉन रेसिडेंट। अंग्रेज हो तुम, है ना, ठीक है क्या। तो एक है रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी, और एक है नॉन रेसिडेंट। हम पढ़ के आ रहे हैं इनकम टैक्स, भूल मत जाना। क्या बात समझ में आ रही है, हमें इनकम टैक्स का लोचा निकालना है, ठीक है क्या। अब इसने कुछ इनकम इंडिया से कमाई, कुछ इनकम बाहर से कमाई। इसने कुछ इनकम इंडिया से कमाई, कुछ इनकम बाहर से कमाई, और इसने भी कुछ इनकम इंडिया से कमाई और कुछ इनकम बाहर से कमाई। क्यों, नॉन रेसिडेंट भी तो इंडिया से कमा सकता है। अब कौन सी, किस इंसान की कौन सी इनकम पे टैक्स लगाएंगे, समझना ध्यान से। ये क्या है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी। रेसिडेंट ऑर्डिनरी मतलब यहीं का, एकदम जड़ से यहीं का है, मतलब बिल्कुल एकदम ही देसी है। क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल तुमका कोई से बोल नहीं सकते कि तुम्हारा कोई विदेश से कोई लेना देना है। थोड़ा बहुत पैसा तुम बाहर से कमा। अब तुम एक बात समझ लो, तुम देश की रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। तुम कुछ भी कमाओ, कहीं से भी कमाओ, इंडिया से कमाओ, विदेश से कमाओ, मार्स से कमाओ, पूरी दुनिया से कहीं से भी कमा के आ जाओ, हमें लेना देना नहीं है। रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की सारी इनकम पे टैक्स हमारा देश लेगा, क्योंकि तुम हमारे देश की रहने वाली क्या हो, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। क्लियर है क्या, बैठ जाओ, समझ गई। अब कहीं से कुछ भी कमाओगी तुम टैक्स यहीं भरोगी, चाहे तुम कहीं से भी कमा के आओ, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कहीं से, पूरे विश्व से कहीं से भी कमा के आओ, हमें लेना देना नहीं है। तुम कौन हो, नॉन रेसिडेंट हो, हमारे देश की नहीं हो तुम, हमसे तुम, हमें तुमसे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। हमारे देश से अगर कुछ कमाया तो हमको टैक्स देके जाना, बाकी तुम जाके बाहर जाके कुछ भी कमाते रहो, कहीं भी गुल खिलाते रहो, हमें लेना देना नहीं है। हमें कहां से मतलब है, इंडिया से मतलब है। क्लियर, अबे गुल खिलाते रहो मतलब कमाते रहो यार पैसे यार, ठीक है क्या। मॉरल समझ गए। तो पॉइंट क्या है, अगर तुमने इंडिया से कुछ कमाया तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम टैक्स लगाएंगे। लेकिन अगर तुमने बाहर से, यार तुम दूसरे देश के हो, वहां से तो कमाओगे ही, तुम्हारा अधिकार है, और उस देश पे वो वाला देश तुमसे टैक्स लेगा, हमें लेने देनी है, तुम वहां टैक्स भरते रहना। बैठ जाओ, क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी है। ROR की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट की सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, बाहर की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तुम्हारा एक अलग लोचा है, 5 मिनट बाद तुमको समझाते, बैठ जाओ अभी। क्लियर है क्या, हाँ हाँ हाँ, इंडिया से जो कमाया हम नहीं छोड़ेंगे। आके इंडिया से कमा के लेके चले जाओ और टैक्स भी ना भरो, ये तो कोई बात नहीं हुई, हम तो भरेंगे, तुम वहां जो भी कर रहे हो तो हमें लेना देना नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है क्या। वो आगे चल के डबल टैक्सेशन एक अलग से TTAA एक अथॉरिटी होती है, ये तुमको है नहीं सिलेबस में। इसमें क्या होता है, दो कंट्रीज आपस में क्या करती हैं, वो एग्री ट्रीटी साइन करती है कि तुमने टैक्स ले लिया तो हम नहीं लेंगे, हमने ले लिया तो तुमने नहीं लेंगे। वो पूरा बहुत डिटेल का एक पूरा फंडा होता है, ठीक है, हमें अभी उसके अंदर घुसना नहीं है। यहां तक क्लियर है सब लोग को, कहानी बोलो। तो ये क्या है, सबसे पहले दो चीजें हैं, दो वर्ड्स हैं जो मैं तुमको बता रहा हूं। एक होती है इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया। क्या होती है, अक्रू अराइज इन इंडिया। और एक होती है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। दो चीजें हैं। अक्रू अराइज इन इंडिया मतलब इंडिया से कमाई, तो क्या है, इतने इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया। और दूसरी क्या होती है, कमाई कहीं और से लेकिन मिली कहां पे, यहां पे। तो ये क्या हो जाएगी, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अक्रू अराइज इन इंडिया या भले ही रिसीव्ड इन इंडिया, हम दोनों को इंडिया की कमाई मानते हैं। समझना ध्यान से। भले तुम, मैं गया बाहर, कोई एक लेक्चर दे के आया दुबई में, दुबई से वापस आया और पेमेंट मेरे को यहाँ पे आके मेरे बैंक अकाउंट में आई, इंडिया आने के बाद इंडिया के बैंक अकाउंट में आई, तो क्या मान ली जाएगी, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम, इंडिया में टैक्स लगेगा। बात समझ में आ रही है, भले ही मैं नॉन रेसिडेंट क्यों ना हूं। कुल मिला के क्या देखा जा रहा है, दो चीजें देखी जाती है, क्या है,
एक इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया, क्या देखी जाती है? इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया, और दूसरी क्या? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। एक एक करके रीड करेंगे तो क्लैरिटी आएगी, ठीक है। Section 5 of the Income Tax Act 1961, scope of total income in case of person who is resident. In case of person not ordinary resident in India and person who is non-resident, मतलब दो लोग को बोला, किसको बोला? Who is a resident, provide scope of total in case of person who is resident, in case of a person not ordinary resident in India and a person who is non-resident. Income can be from any source which is A, यानी कि क्या हो जाएगा? Received or deemed to be received in India, such year by such person or such behalf. B, accrue arise or deemed to arise in India. और तीसरा क्या है? accrue arise to him outside India ड्यूरिंग सच ईयर। मतलब तीन प्रकार की इनकम हो सकती है। एक क्या होगी? अक्रू अराइज या डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, रिसीव्ड या डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, और तीसरी क्या हो जाएगी? अक्रू और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर। स्कोप ऑफ टोटल इज डिफाइंड इन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले एक बार पूरा रीड करेंगे, डाउट्स एकदम आखिरी में लेना मुझसे, अभी बीच में मत लेना। क्लियर है क्या? मुंडी नेट को स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट असेसी वुड कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, इसकी कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा? आरओआर की। आरओआर को छोड़ेंगे क्या? नहीं, इसकी तो पूरी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगाना है। कौन कौन से लेंगे? इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया पे टैक्स लगेगा। इनकम विच अक्रू अराइज और डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया में टैक्स लगेगा। इनकम विच अक्रू अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, मतलब इसमें कुछ नहीं छोड़ा। रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू अराइज इन इंडिया, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, या इवन अक्रू अराइज outside India. It is important to note that under clause 3 only income accrue arising outside India is included. Income deemed to accrue arise outside India is not included. बोलने का मतलब यह है, यहाँ क्या बोला है? इसको आगे इसका मैं मर्म समझाऊंगा, अभी बस ये समझो। पहले में क्या है? रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अक्रू अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। और क्या है? अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। यहां पे डीम टू अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया नहीं कहा है। पहला क्या है? रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अक्रू अराइज इन इंडिया, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। फिर क्या है? अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया यहां पे नहीं कहा है। अभी डीम्ड क्या होता है अभी हम समझने वाले हैं, अभी हमने समझा नहीं है। बस अभी आपको यहाँ पे एक स्टार मार्क करके रखना है, आगे चल के आपको क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी है कि नहीं? यहां तक हाँ या ना बोलो जल्दी से। क्या नहीं है? अभी अपन उसको एक करके डिस्कस करेंगे। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या रहेगा? अच्छा, पहले नॉन रेसिडेंट पढ़ लो। नॉन रेसिडेंट पे क्या होगा? जो इंडिया से कमाया, यानी अक्रू अराइज इन इंडिया या डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी, अबे रुक तो जा, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा? पहला इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम विच अक्रू अराइज और डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। आउटसाइड इंडिया की कोई बात ही नहीं करी। रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू अराइज इन इंडिया, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ये दोनों चीजें आ गई। क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलो। पक्का? अभी और क्लैरिटी आएगी, अपन डिस्कस करेंगे इसको इत्मीनान से। नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्या है? इनकम रिसीव्ड और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, वही है रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड। इनकम विच अक्रू अराइज डीम टू अक्राइज टू हिम इंडिया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इनकम विच अक्रू अराइज टू हिम आउटसाइड में प्रीवियस ईयर इफ इट इज डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। बस यहां पे ये हो गया कि तुम खड़े हो जाओ। ये कौन है? आर एन ओ आर। तुम्हारी इंडिया की इनकम पे टैक्स लगेगा? लगेगा। वो तो विदेशी तक से ले रहे हैं तो लेंगे ही लेंगे। अक्रूड अराइज इन इंडिया से लेंगे, रिसीव्ड इन इंडिया लेंगे, डीम टू अक्रूड इन इंडिया लेंगे, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया लेंगे। ये तो सभी से ले रहे हैं। क्लियर है क्या? अब मेन सवाल क्या है? इसकी बाहर की कमाई। मेन क्या है? इसकी बाहर की कमाई। इसकी बाहर की कमाई पे पूरा टैक्स लिया, इसकी बाहर की कमाई को पूरा छोड़ दिया,
तुम्हारी बाहर की कमाई से हम सिर्फ तब टैक्स लेंगे अगर वो इंडिया के बिजनेस प्रोफेशन में, तुमने कोई बिजनेस है जो इंडिया में प्रोफेशन सेटअप किया है, कुछ इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है तुम्हारा, और वो चला तुम फॉरेन बेस्ड रहे हो, आते जाते रहते हो, इसलिए तुम रेसिडेंट ऑर्डिनरी नहीं बन पाए हो, तुम क्या बने हो, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी। लेकिन जो तुम बाहर से कमा रहे हो उसका बिजनेस सेटअप कहां से हुआ है, इंडिया से हुआ है, तो हम कमाई से तुम्हारी टैक्स लेंगे। अदरवाइज अदरवाइज तुम अगर कोई बाहरी पूरा बिजनेस है, पूरा ही सेटअप बाहर है, तुम आते जाते रहते हो, NOR है, तुम्हारी फॉरेन इनकम है, लेकिन उसका इंडिया के सेटअप से कोई लेना, इंडिया के फॉरेन के इंडिया के सेटअप से कोई लेने देना नहीं है, तो क्या है, तथास्तु, जाओ वो वाले देश पे टैक्स भरो, यहां पे भरने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी है? फिर से बोल रहा हूं, इसकी इंडिया की कमाई पे टैक्स, एक बार टेक्निकल वर्ड्स बोल रहा हूं, रिसीव्ड इन इंडिया टैक्स, डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया टैक्स, अक्रू अराइज इन इंडिया टैक्स, डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया टैक्स, अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया टैक्स। इस पे किसका मैसेज आ रहा है? रिसीव्ड इन इंडिया, इसकी रिसीव्ड इन इंडिया टैक्स, डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया टैक्स, अक्रू अराइज इन इंडिया टैक्स, डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया टैक्स, अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया नॉन टैक्स। लॉजिकल है? रिसीव्ड इन इंडिया टैक्स, डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया टैक्स, अक्रू अराइज इन इंडिया टैक्स, डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया टैक्स। यहां तक लोचा नहीं है। अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, चेक करो क्या बिजनेस प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है, अगर है तो टैक्स, नहीं है तो जाओ। क्लियर है क्या? हाँ या नहीं? देखो बैठ जाओ, क्या लिखा हुआ है, इनकम विच अक्रू अराइज, इनकम विच अक्रू अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड, सर इसको अंडरलाइन कर लेना, इफ इट इज डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है या प्रोफेशन जो इंडिया में सेटअप किया गया है उसके बेसिस में है। कितनों को समझ में आ गया? क्या नहीं, पोएम अपना सब किसके केस में था बेटा? कंपनी के केस में था। यहां सब हम क्या चल रहा है, रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? OR NOR किसके केस में? इंडिविजुअल केस में, तो उसी के लिए बात कर रहे हैं अपन। ये देखो, अब एक बार ये तुम टेबल देखोगे ना, तुम्हें एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया है तो हर कोई टैक्स भरेगा, चाहे OR हो, NR हो, नॉन रेसिडेंट हो। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सब कोई टैक्स भरेगा, R हो, NR हो, टैक्स दो। ठीक है। इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, ठीक है, अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, हर कोई टैक्स भरेगा। इनकम डीम टू अक्रूअल इन इंडिया, हर कोई टैक्स, यहां तक कोई लोचा नहीं था। यहां तक हर एक बंदा टैक्स भरेगा, चाहे वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, या RNOR हो, कोई भी हो, ऐरा गहरा नत्थू गहरा, सबसे टैक्स लेंगे। हाँ या ना? फटाफट बोलो। अब यहां से कहानी शुरू होती है। इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। क्या है? इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया, लेकिन बिजनेस का कंट्रोल कहां से है? इंडिया से। रेसिडेंट तो टैक्स भरेगा, ROR तो टैक्स भरेगा ही भरेगा। इस केस में NOR भी भरेगा, ठीक है क्या? नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं भरेगा। बहुत मजेदार बात है, नॉन रेसिडेंट है। क्या है? नॉन रेसिडेंट है। रिसीव्ड और अक्रूड का, अक्रूराइज कहां हुई है? बाहर हुई है। रिसीव भी कहां हुई है? बाहर हुई है। लेकिन बिजनेस सेटअप कहां से? इंडिया से, तो भी नहीं ले रहे। किससे? नॉन रेसिडेंट से। क्या बात समझ में आ रही है? साफ साफ लिखा हुआ है, इनकम रिसीव्ड और अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो भी क्या रहेगा? नॉन रेसिडेंट से टैक्स नहीं लिया है। इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया, सब कुछ आउटसाइड इंडिया, अक्रूराइज भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया। ये तो अपना बच्चा है, हर जगह टैक्स भरेगा। बाकी दोनों टैक्स नहीं भरेंगे, बाकी दोनों टैक्स नहीं भरेंगे। और तीसरा क्या है? इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट लेटर ऑन, ये बहुत अच्छी चीज है, रेमिटेड टू इंडिया। मतलब मेरा भाई विदेश में रहता है, वहां से पैसे कमाता है और पैसे कमा के मेरे को वापस भेजता है, तो बताओ क्या वो इंडिया में अक्रूअराइज हुई? क्या वो इंडिया में रिसीव्ड हुई? नहीं। इंडिया रिसीव किसने करी? उसने करी ना, रेमिट करी। रिसीव करने में और रेमिट करने में फर्क है। ऐसे तो विदेशी बेचारा पैसा कमाया,
वहां पे टैक्स भरा, अपने घर वालों को घर चलाने के लिए यहाँ पैसा भेजा, और फिर यहाँ हम भी टैक्स भरे, तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना यार। तो क्या बोला कि रेमिट की गई इनकम को रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानते। एक वर्ड में अगर बोलूं तो रेमिट की गई इनकम को रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माने गए। रिसीव वहां पे की गई थी, यहाँ पे सिर्फ क्या की गई है, रेमिट की गई है। यहाँ पे सिर्फ क्या की गई है, रेमिट की गई है। तो अगर सिर्फ रेमिट की गई इंडिया है, एक की इनकम है, तो उस पर टैक्स वहां लग चुका है। तो यहाँ की इनकम ही नहीं है, ना वो अक्रूअराइज है, ना डीम टू अक्रूअराइज है, ना रिसीव्ड है, ना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तो ये भी टैक्स नहीं भरेगा। क्या हो जाएगा, नॉन टैक्स, नॉन टैक्स, नॉन टैक्स। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि वो यहाँ की इनकम ही नहीं है। उसको यहाँ पे लिखना ही नहीं चाहिए, कायदे से अलग से आना चाहिए कि वो यहाँ की इनकम ही नहीं है। ना वो ना अक्रूअराइज है, ना रिसीव्ड है, ना डीम टू रिसीव्ड है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। कमाई कहाँ की है, वहां की है। वहां कमाई, वहां मिली, वहां रिसीव करी, सब कुछ वहां करी, बस बेचारे ने भेज दी यहाँ पे। तो क्या टैक्स लगा दोगे क्या, कोई सवाल? इसने थोड़ी कमाई, वो तो इसके भाई ने कमाई ना वहां पे। के बाद सन में आ रही, तो इसका तो ना, इसकी तो अर्न भी नहीं है, कोई लेने देना नहीं है। कहीं टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा। तो अगर इसको पूरे को 3 लाइन में कंक्लूड करना चाहें, सिर्फ 3 लाइन में कंक्लूड करना चाहें, तो कैसे बोलेंगे, आरओआर पूरी ग्लोबल इनकम पे टैक्स भरेगा, कहीं से भी कमाए, कुछ भी कमाए, टैक्स भरेगा। नॉन रेसिडेंट जितना इंडिया से कमाया सिर्फ उस पर टैक्स भरेगा। मतलब अगर बोले अक्रूअराइज इन इंडिया, डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, इन सब पे टैक्स भरेगा। विदेशी कमाई में कोई टैक्स नहीं भरेगा। अक्रूअराइज इन इंडिया सब में टैक्स भरेगा। ये सिर्फ एक चीज में एक्स्ट्रा भरेगा, फॉरेन की कमाई अगर बिजनेस सेटअप या प्रोफेशन बेस्ड इन इंडिया है तो भरेगा, वरना नहीं भरेगा। इसको और दूसरे तरीके से क्या बोला जा सकता है, अक्रूअराइज, डीम टू अक्रूअराइज, रिसीव, डीम टू रिसीव, इसमें सब इंडिया में टैक्स भरते हैं, चाहे कहीं का भी बंदा हो, इसमें सब टैक्स भरते हैं। बाहर की कमाई में, कंप्लीटली बाहर की कमाई में सिर्फ ये टैक्स भरती है। बाहर की कमाई में, इंडिया बेस्ड बाहर की कमाई में ये टैक्स भरती है, और ये बाहर की कमाई में टैक्स भरती ही नहीं है, चाहे इंडिया बेस्ड हो, चाहे फॉरेन बेस्ड हो। चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है। मैंने एकदम क्लैरिटी के साथ हर एंगल से इसको आपको समझा दिया। इसकी क्रिस्टल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। हाँ या ना बोल दो, ठीक है क्या? 2 मिनट का टाइम लो, रीड करो, उसके बाद डाउट्स। इनकम अर्नड और रिसीव्ड आउटसाइड बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, वेदर टैक्स इंसिडेंस अराइजेस एट द टाइम ऑफ रेमिटेंस। मतलब भेजते समय इंडिया में टैक्स का इंसिडेंस आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे टैक्स ही का वो इंसिडेंस ही नहीं आएगा, यहाँ पे टैक्स लगेगा ही नहीं, वो बोलने के मतलब है इनकी। हाँ हाँ, मतलब टैक्स इम्पोज होना कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है क्या? तो आज अपन डीटी में इतना ही कर रहे हैं, बाकी का अपन कल करेंगे। आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। फिर हम आईडीटी करेंगे।